अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फार्माको स्टडी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक क्लिनिकल केस स्टडी और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केस स्टडी है। क्योंकि ये एक सीकेड है, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट की जो है वो एक केस स्टडी है। अच्छा, इसमें खासियत क्या है? क्योंकि हम जो है यहाँ पर अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विटामिन्स के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही आप समझे कि ये इग्नोर्ड टॉपिक है, क्योंकि विटामिन्स बिल्कुल जो है वो आप समझे कि इस तरह से दिए जाते हैं लोगों को जैसे इनका कोई नुकसान ही नहीं है और हर पर्सन के लिए ये बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें हर विटामिन की कमी नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिनमें अगर आप उनको दे देंगे तो उनको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और उनका डोज बहुत मैटर करते हैं। जैसे कुछ विटामिन्स, जैसे विटामिन सी खास तौर पे, उसको बिल्कुल ही समझा जाता है जैसे वो हार्मलेस विटामिन है और आप उसको कितनी भी डोज पे दे दो तो कोई इशू नहीं, लेकिन उसके भी नुकसानात हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एक क्लिनिकल केस स्टडी जो है वो हमारे पास आती है, जैसे एक पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसको किस तरह से जो है वो डील करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो केस स्टडी का अगर हम लोग स्टार्ट लें तो हमारे पास पेशेंट नेम जो है वो मिस्टर अहमद, ये एक जो है वो एक सुपोज्ड नेम है, ठीक है। 58 ईयर्स ओल्ड है। अगर हम लोग इसकी मेडिकल हिस्ट्री देखें तो ये CKD यानी कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है इसकी स्टेज 4 पे है और ये बहुत ही इसके बाद जो है वो तकरीबन जो है वो आप समझे कि ये ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेज होती है, ठीक है। इसके बाद स्टेज 5 होती है और उसके बाद आप डायलिसिस के तरफ जो है पेशेंट अक्सर जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 20 ml पर मिनट है। टाइप 2 डायबिटीज़ भी है इसको, 15 सालों से, साथ साथ ये हाइपरटेंशन का भी मरीज़ है। अगर हम लोग देखें फॉस्फेट बाइंडर, क्योंकि अक्सर जो है वो किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर से फॉस्फेट की एलिमिनेशन जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, जिससे फॉस्फेट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है बॉडी में। तो फॉस्फेट बाइंडर्स दिए जाते हैं। फॉस्फेट बाइंडर्स पे कंप्लीट जो है वो लेक्चर और इसी prescriptiontracker.com पे ही एक वेब जो है वो आर्टिकल लिखा है जिसमें है सिविलामीर कार्बोनेट और सिविलामीर HCl के दरमियान क्या फ़र्क है, और उसमें से फॉस्फेट बाइंडर का काफ़ी अच्छा मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये केस स्टडी में क्या क्या पेशेंट जो है ऑलरेडी ले रहा है। तो ये एक फॉस्फेट बाइंडर भी ले रहा है जो है सिविलामीर कार्बोनेट, साथ में ये एक कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहा है जो कि एफरेबेसेंट कैल्शियम सप्लीमेंट है, जिसके अंदर क्या मौजूद है, कैल्शियम लैक्टेट ग्लूकोनेट मौजूद है 1000 mg, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है 327, विटामिन डी जो है वो 4000 इंटरनेशनल यूनिट है, विटामिन सी जो है वो 500 mg है एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। साथ साथ जो है इसमें सेक्रीन भी है, एस्पर्टेम, शुगर, सिट्रिक एसिड, सुक्रोज, ग्लूकोज ग्रेन्यूल्स भी हैं। ये सारे स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे हैं और कुछ जो है वो एज अ बल्किंग एजेंट वगैरह के तौर पे भी यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखने चाह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है वो पेशेंट ऑलरेडी ले रहा है। अब एज अ फार्मासिस्ट और एज अ फिजिशियन आप इसमें किस तरह से जो है वो विटामिन्स को जो है वो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से ऑलरेडी एक सप्लीमेंट ले रहा है, साथ में इसको हाइपरटेंशन भी है। अब भी इसकी साथ साथ मेडिकेशन हिस्ट्री भी देखेंगे और लैब वैल्यूज़ भी। सिम्टम्स क्या है, पेशेंट जो ये पेशेंट आपके पास आया है और वो आपको कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थकन होती है, उसको थकावट रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, मसल वीकनेस रहती है, साथ साथ जो है वो जो पैरों हाथों पाँव में सुइयाँ भी चुभती हैं, ठीक है। अगर हमने इसके लैब वैल्यूज़ देखें, क्योंकि आप कोई भी एनालिसिस जो है खासतौर पे विटामिन या कोई भी सप्लीमेंट जो है आप लैब वैल्यूज़ के बगैर जो है वो रिकमेंडेशन की तरफ नहीं जा सकते, खासतौर पे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें। तो अगर हम इसका सीरम वैल्यू देखें ना, सीरम कैल्शियम कितना है, वो है 8 mg पर DL, ठीक है ना, जो कि तकरीबन लो है। 8.4 या 8.5 के अराउंड जो है वो इसका मिनिमम लिमिट होती है कैल्शियम की, ठीक है। सीरम फॉस्फेट जो है वो 5.6 मिलीग्राम पर DL जो कि हाई हुआ हुआ है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इसका एलिवेटेड है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन तीनों में रिलेशन क्या, बल्कि इन चारों में और साथ में अगर हम लोग विटामिन डी को भी ऐड कर लें तो वो 15 नैनोग्राम है और वो भी इसमें डेफिशिएंट है। अगर हम लोग हीमोग्लोबिन देखें तो वो 10 ग्राम है पर DL, ये भी तकरीबन अगर हम मेल के लिहाज से देखें तो ये कम ही है। साथ साथ में रेटिनॉल अगर हम लोग देखें, विटामिन A जिसको कहा जाता है, और ये स्लाइटली हाई है। तो अगर हम लोग इन तीनों का जो है वो एक दफ़ा देख लें कि इन तीनों का क्या रिलेशन है आपस में, तो सबसे पहले जब किडनी डिजीज़ किसी पेशेंट को होती है तो उसमें जो फॉस्फेट की एलिमिनेशन है वो कम हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि ये जो विटामिन डी की एक्टिवेशन है उसमें किडनी इन्वॉल्व होती है। जब किडनी इन्वॉल्व होती है उसमें और किडनी ख़राब हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसकी एक्टिवेशन भी ठीक तरह से नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो विटामिन डी का लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है और कैल्शियम जो आपकी जो बोन्स में जो कैल्शियम है उसकी भी कमी होना शुरू हो जाती है। एक पर्सपेक्टिव ये है। दूसरी तरफ है फॉस्फेट से रिलेटेड। अब आपकी बॉडी में जो है, जो पेशेंट की बॉडी है वो CKD अगर उसमें हो गया है उसको, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का वो पेशेंट है, तो उसमें फॉस्फेट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। जब फॉस्फेट आपकी बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर बिल्डअप होता है तो वो कैल्शियम के साथ जाके बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से जो फ्री जो सीरम कैल्शियम होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब सीरम कैल्शियम कम होता है तो पैराथायरॉयड
हार्मोन एलिवेट हो जाता है ताकि सीरम के अंदर जो कैल्शियम की मिकदार ठीक कर सके। और वो मिकदार कहाँ से ठीक करता है? वो मिकदार ठीक करता है आपकी हड्डियों से निकाल कर, जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है, उसमें से कैल्शियम जो है रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है और होता क्या है, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने इन तीनों का जो है वो रिलेशन देख लिया कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी का क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हेमोग्लोबिन में मैंने आपको बता दिया। करंट मेडिकेशन क्या ले रहा है, जैसे हमने पहले देखा कि सिविलामिर एज अ फॉस्फेट बाइंडर के तौर पर ले रहा है, क्योंकि फॉस्फेट लेवल उसका हाई है तो डॉक्टर ने उसको पहले से रिकमेंड कर दिया हुआ है फॉस्फेट बाइंडर। साथ में वो कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले रहा है, जो कि आपने देखा कि कैल्शियम लेवल जो है वो उसका थोड़ा सा कम है। साथ में वो एम्लोडिपिन भी ले रहा है और मेटफॉर्मिन ले रहा है डायबिटीज़ के लिए। अब अगर जो आप लोग जो उनको थोड़ी बहुत नो हाउ है, उनको थोड़ा सा जो है वो इसमें एक इंटरेक्शन नज़र आया होगा। अगर इंटरेक्शन नज़र आया तो अभी इसी वक्त जो है वो कमेंट में बताएं कि क्या इंटरेक्शन आपको जो है वो इसमें नज़र आया है, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि ये इंटरेक्शन वर्ती है भी या नहीं। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि क्वेश्चन फार्मासिस्ट के लिए क्या है, या फिर आप लोग अगर फिजिशियन है तो फिजिशियन के लिए, और वाइटामिन रिकमेंड करने जा रहे हैं तो जो फिजिशियन है उसके लिए क्या क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले किस विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो सबसे ज़्यादा मौजूद है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, साथ साथ आप लोग आंसर भी कर सकते हैं केस सॉल्व करने से पहले। अगर आपको लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी है अब तक केस सुनने के बाद, तो आप आंसर करें ज़रूर। इसके अलावा क्या रिस्क है अगर हम लोग सप्लीमेंट दे देते हैं विटामिन ए का भी। अगर हमने देखा कि विटामिन ए स्लाइटली हाई है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग साथ कोई ऐसा सप्लीमेंट देते हैं मल्टी विटामिन जिसके अंदर विटामिन ए ऑलरेडी मौजूद है, और हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं विटामिन ए दे भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नुकसान क्या है, हमें अगर फार्मासिस्ट या फिजिशियन होने के तहत अगर हमें ये पता है कि विटामिन ए के क्रॉनिक किडनी डिजीज में डेफिशिएंट होता भी है या नहीं, और अगर वो डेफिशिएंट नहीं है बल्कि वो हाई जा रहा है, तो अगर हम कोई ऐसा सप्लीमेंट देते हैं तो उसका नुकसान क्या है। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है कि किस फॉर्म जो है, तीसरी बात आ जाती है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि विटामिन डी की कौन सी फॉर्म जो है वो यहाँ पर देंगे, नेटिव देंगे या एक्टिव। अच्छा, विटामिन डी जो है मार्केट में दो तरह की फॉर्म्स आती हैं। एक होती है जो नेटिव, जो कि अभी एक्टिव नहीं होती, जो है ना, जो इसने एक्टिव होना होता है वाया किडनी। किडनी का जब तक वो स्टेज 4 तक पहुंचती है ना, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि उसमें कम्प्लीटली जो है वो कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है विटामिन डी की एक्टिवेशन की। थोड़ी बहुत वो एक्टिवेशन कर रहा होता है। और साथ में मैं आपको एक और पॉइंट में बता देती हूँ, जब हम सॉल्व करेंगे तब इसका एक और पॉइंट आएगा कि नेटिव विटामिन क्यों दिया जाता है जब किडनीज जो है वो उसको एक्टिवेट नहीं कर रही होती तब भी। और साथ में जो है वो एक होता है एक्टिव विटामिन, जिसको अल्फा कैल्सिडायोल कहा जाता है, ठीक है ना, या कैल्सिट्रायोल कहा जाता है। ठीक है, ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा अल्फा डी के नाम से, जो फार्मासिस्ट ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जो डॉक्टर, उनको पता होगा अल्फा डी के नाम से भी आती है, और भी काम से काफ़ी नामों से जो है वो आती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सवाल क्या पूछा गया कि यहाँ पर एक्टिव फॉर्म दी जाएगी या नेटिव फॉर्म दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास चौथा सवाल है वो ये है कि क्या आप जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि वाटर सोलेबल विटामिन, या विटामिन जिसमें जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और विटामिन सी आता है, वो आप देना यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर ज़रूरत है, तो साथ में आप लोग अभी इसी वक्त जो है वो आंसर भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या इस पेशेंट को जो है वो काउंसलिंग देंगे विटामिन्स के रिगार्डिंग, क्योंकि ये टॉपिक जो हमारा सॉल्व विटामिन से रिलेटेड है तो हम लोग जो है उसको विटामिन्स का ही रखेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि पेशेंट को मसला क्या है, उसकी हड्डियों में दर्द है, उसकी मसल वीकनेस है और थकावट भी रहती है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसकी लैब वैल्यू से हमें पता चला कि इसका जो है ना वो कैल्शियम भी कम है और विटामिन डी का लेवल भी कम है। तो डेफिशिएंट किस विटामिन में हुआ, विटामिन डी में। दूसरी बात आ जाती है कि उसको टिंगलिंग भी महसूस हो रही है, यानी कि सुइयां चुभती हैं उसके हाथों और पाँव में, तो इसका मतलब क्या है कि विटामिन बी की जो है वो कमी हो सकती है। खास तौर पे विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12 का इसमें मेजर रोल होता है। और ये इनकी डेफिशिएंसी क्यों होती है विटामिन बी की, इसको हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है जस्ट, कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो प्रोटीन्स की हो जाती है। लेकिन ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शन क्यों दी जाती है, क्यों पर जो CKD के जो पेशेंट होते हैं उनको क्यों प्रोटीन से जो है वो मना कर दिया जाता है, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, अब हमें ये तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पता चल गया कि इस पेशेंट को कौन कौन से वाइटामिन की मेन डेफिशिएंसी है। ठीक है, विटामिन डी की और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि अगर हम लोग विटामिन ए के सप्लीमेंट दे भी दें तो मसला क्या है। मसला ये है कि जो आपका जो बॉडी के अंदर जब कि पेशेंट को जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है तो उसके अंदर जो है इस प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म जो कि क्या है RBP, जिसको एपोरेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन भी कहा जाता है, इसका जो है ये बाइंड करता है विटामिन ए के साथ। ठीक है ना, और उसको जो है वो ट्रांसफ़र करता है उसके सेल्स के अंदर। तो जितना ज़्यादा इसकी मिकदार होती है RBP की, उतना ही ज़्यादा विटामिन ए भी मौजूद होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो अगर इसका कैटाबॉलिज्म कम हो जाए, यानी
कि क्यों इसका नेचुरली कि कैटाबॉलिज्म कौन कर रहा होता है, इसको तोड़ कौन रहा होता है, किडनी। सो अगर किडनी का फंक्शन कम हो जाता है तो इसका कैटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो विटामिन ए का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसा इस पेशेंट को देखा कि इसमें ऑलरेडी विटामिन ए का लेवल जो है वो स्लाइटली हाई है, तो हम इस पेशेंट को बिल्कुल भी विटामिन ए रिकमेंड नहीं करेंगे, इवन कोई ऐसा सप्लीमेंट भी नहीं देंगे जिसमें विटामिन ए मौजूद हो, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा सप्लीमेंट देते हैं तो उससे उसको हेडेक शुरू हो सकता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर उसका बढ़ सकता है, और रैशेस भी हो सकता है अगर एक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाए, यानी हाई डोज विटामिन ए चला जाता है। या फिर अगर हम कहते हैं कि ये तो चलो लो डोज है, कोई बात नहीं, दे देते हैं पेशेंट को, तो भी नहीं हम ये दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्रॉनिक कंडीशन में भी, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी की जो कंडीशन में भी स्किन में चेंजेस आना, हेयर में चेंजेस आना, इवन LFTs आपके तो खराब हो जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट खराब हो सकता है पेशेंट को। ये तो हमारा खैर है ना मेल पेशेंट, लेकिन अगर फीमेल पेशेंट हो और विटामिन इस तरह से, इसको विटामिन ए जो प्रेगनेंसी में वैसे भी जो बहुत लिमिटेड मिकदार में जो है वो रिकमेंड किया जाता है RDA के अकॉर्डिंग, या फिर उसको कंसिडर किया जाता है डाइट से लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि क्रॉनिक टॉक्सिसिटी के चांसेस भी हो सकते हैं। तो हम लोग इस पेशेंट को, जो करंट जो हमारे पास केस स्टडी का जो पेशेंट है जिसमें ऑलरेडी विटामिन ए हाई है, हम उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि विटामिन ए की कमी होती ही नहीं है ज़्यादातर जो CKD के पेशेंट होते हैं उनमें, क्योंकि किडनी सही तरह काम नहीं कर रही होती। मैंने आपको बताया RBP का लेवल ज़्यादा होता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास, हम लोगों ने अभी ऐसी एक विटामिन देख लिया जिसकी डेफिशिएंसी हमने कहा ये बिल्कुल रेयर है। ठीक है, उसमें साथ हमारे पास आ जाता है विटामिन के, क्योंकि अभी हम लोगों ने फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E और K जो है ये 4 फैट सॉल्युबल जो है विटामिन होते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी जो है CKD के पेशेंट में बहुत रेयर होती है, तो इनको आपको देने की, इसमें विटामिन D देने की ज़रूरत पड़ती है। सॉरी, मैं आपको करेक्ट करूँगी, जो विटामिन D है उसमें जो है वो डेफिशिएंसी होने के चांसेस होती हैं। विटामिन D भी फैट सॉल्युबल है, लेकिन A, E और K जो है, ठीक है, विटामिन A, E और K, आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है, तो इनकी डेफिशिएंसी जो है वो बहुत रेयर होती है। ई की डेफिशिएंसी भी रेयर होती है, और इवन कुछ केसेस में ई के विटामिन ई के बारे में भी आपको अगर पर्सन समझता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये हर केस में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। विटामिन ई जो है वो कार्डिक पेशेंट को बहुत एहतियात से दिया जाता है, बल्कि कंसिडर किया जाता है कि इनको ना ही दिया जाए, क्योंकि उनमें जो हार्ट फेलियर के और मोर्टेलिटी के जो रेट है वो बढ़ सकता है। ठीक है, और ये रिसर्च स्टडीज़ हैं। ठीक है, ये कोई भी जो है वो फैब्रिकेटेड बातें नहीं है, ये बिल्कुल रिसर्च स्टडीज़ पे बेस पे जो है ये बातें की जा रही हैं। ठीक है, और विटामिन के का लेवल भी जो है वो यूजुअली नॉर्मल रहता है, उसकी कमी नहीं आती, लेकिन उस केस में कमी आ सकती है अगर पेशेंट को जो है वो एंटीबायोटिक्स को दी जा रही हैं, क्योंकि विटामिन के की जो एक्टिवेशन या प्रोडक्शन में जो है वो गट बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर एंटीबायोटिक दी जाती हैं तो गट बैक्टीरिया जो है वो सफ़र करते हैं और विटामिन के का लेवल जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में या पेशेंट की डाइट में बिल्कुल ही विटामिन के कंटेनिंग फूड नहीं है, तो फिर उस केस में विटामिन के जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, वरना विटामिन के की डेफिशिएंसी नहीं होती। CKD के पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे पास मेन टॉपिक है अभी उसकी बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास विटामिन डी, जो मैंने आपको बताया 4 विटामिन जो फैट सॉल्युबल है, उनमें सिर्फ जो डेफिशिएंसी होती है वो विटामिन डी की होती है, अगर CKD के पेशेंट को होगी तो, फैट सॉल्युबल में से। ठीक है, बाकी तीनों के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ द विटामिन डी आप रिकमेंड करेंगे इस केस में। यहाँ पर हम लोग जो रिकमेंड करेंगे वो होगा नेटिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल जो प्रेफरेबल किया जाएगा। साथ इसके अलावा एर्गोकैल्सिफेरॉल अगर है तो वो भी दिया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबल कॉलीकैल्सिफेरॉल ही है। ठीक है, वो सजेस्ट किया जाएगा इस केस में। क्यों? सबसे पहली तो बात है कि ये कॉलीकैल्सिफेरॉल जो है वो सेफर है मैनी टाइम्स एज कम्पेयर टू द एक्टिव फॉर्म जो अल्फा कैल्सिडायोल है या कैल्सिट्रायोल, उसकी निस्बत ये सेफर है। दूसरी बात ये होती है कि इसको जो है पहले दिया जाता है, क्योंकि अगर ये इनएक्टिवेटेड भी है, लाइक 25 हाइड्रोक्सी जो विटामिन डी है, अगर हम लोग इसको मैं बात करें तो ये सिंपल, इसका अगर एक्टिवेशन से पहले ही अगर ये सिरम में मौजूद है, ब्लड में मौजूद है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर सिंपल विदाउट एक्टिवेशन भी अगर ये मौजूद होता है ना बॉडी के अंदर, तो पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम होगा तो बोन जो कैल्शियम निकल रहा है बोन्स में से, वो उसकी जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल होगा, कैल्शियम का लेवल भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा आपकी हड्डियों के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर ये फॉर एन एग्जांपल ये काम नहीं करता, तो फिर अल्फा कैल्सिट्रायोल यानी कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दी जाएगी, लेकिन अंडर फिजिशियंस मॉनिटरिंग। ये कभी भी जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि फार्मासिस्ट जो है वो अल्फा कैल्सिडायोल या एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी की तरफ जाएँ किसी भी पेशेंट को। वो हमेशा उनको चाहिए कि रिकमेंड करें
जो है उनके नेफ्रोलॉजिस्ट को ही। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप एक्टिव फॉर्म देंगे ना विटामिन डी की, तो कैल्शियम का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और फॉस्फेट का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इनकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की बॉडी में बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। अगर इनका लेवल बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल हो सकते हैं, आर्टरीस्क्लेरोसिस हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, हार्ट डिजीज़ की तरफ जो है वो पेशेंट जा सकता है अगर इनका लेवल एक्सीड कर गया, ठीक है ना। कैल्शियम का लेवल जो है वो नॉर्मल लिमिट से बहुत ज़्यादा हो गया या फॉस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, इंजरी हो सकती है, नेफ्रॉन इंजरी हो सकती है। तो पेशेंट हमेशा नेफ्रोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही जो है वो क्या कहते हैं इसको, अल्फा एक्टिव जो विटामिन डी है इसको यूज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वाटर सोल्युबल विटामिन। हम वाटर सोल्युबल विटामिन रिकमेंड करेंगे इस केस में? आंसर इज़ यस। हम लोग करेंगे, क्यों? इसकी वजूहत दो आ जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वाटर सोल्युबल विटामिन्स में जो है हमारे पास विटामिन बी और विटामिन सी आता है। विटामिन सी कितना देना है, अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है, होगी इस केस के बारे में, क्योंकि लोगों की कंसेप्शन है कि विटामिन्स आर ऑलमोस्ट हार्मलेस, इनको तो जैसे मर्जी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आप विटामिन्स की हमेशा एक लिमिट होती है। आपने हमेशा ये याद रखना है, वाइटा मीन्स एसेंशियल एंड मिन का मतलब होगा कि मिनिमम अमाउंट। इसकी जो है मिनिमम अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, आप कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे आरडीए से। हाँ, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है फिर आप जाएंगे, लेकिन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम लोग इसलिए देंगे क्योंकि एक वजह तो ये है कि पेशेंट को टिंगलिंग महसूस हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन बी की। अब विटामिन बी की डेफिशिएंसी एक और वजह से हो सकती है, जिसमें हमारे पास क्या है। अच्छा, विटामिन बी रिकमेंड किया गया बिलो मेंशन्ड लिमिट। बिलो मेंशन्ड लिमिट हमारे पास, ये मैंने नीचे टेबल बनाया हुआ है, इसी पेज पे आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। ये आरडीए है, ये सीकेडी के पेशेंट को कितना कितने विटामिन जो है वो रिक्वायर्ड है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन फिलहाल अभी हम केस स्टडी पे फोकस करेंगे कि पेशेंट जो है इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हुई ही क्यों है, ठीक है। इसकी एक वजह ये है कि वो मेटफॉर्मिन ले रहा है, जो कि विटामिन बी 12 का लेवल जो है वो कम कर देता है, डिप्लीट कर देता है विटामिन बी 12 को, जिसकी वजह से जो है वो टिंगलिंग और फीट्स में जो है वो हैंड और फीट्स में जो है वो टिंगलिंग, सुइयाँ चुभ सकती हैं। मतलब ऐसे सुइयाँ चुभना महसूस होते हैं, ठीक है। असल में तो नहीं चुभ रही होती, लेकिन वो महसूस हो रहा होता है कि जैसे हाथों पाँव में सुइयाँ से चुभ रही हैं, सो रहे हैं हाथ पाँव, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास के सीकेडी के पेशेंट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, अगर आप समझो कि एक पेशेंट है हमारे पास जो मेटफॉर्मिन नहीं ले रहा, आप उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देंगे कि नहीं? तो भी आंसर हमारे पास है कि हम लोग उसको देंगे अगर वो प्रोटीन डाइट, स्ट्रिक्ट प्रोटीन डाइट पे है या फिर लो प्रोटीन डाइट पे है, ठीक है। लो प्रोटीन डाइट में आप लोग समझ सकते हो कि 0.6 ग्राम पर डे से कम ले रहा है या 0.3 ग्राम पर डे से कम प्रोटीन ले रहा है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं ना, स्टेज 1 से स्टेज 4 तक, इनको जो डायलिसिस पे नहीं है, उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप खाने में प्रोटीन की मिकदार कम ले, क्योंकि जो प्रोटीन का जो बाय प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो किडनी ने रिमूव करना होता है। जब किडनी जो है वो सही तरह काम नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा, वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होगा कि नुकसान का बायस बनता है। तो उन जो पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, सीकेडी के पेशेंट जो स्टेज 1 से स्टेज 4 के दरमियान होते हैं, उनको हमेशा रिकमेंड की जाती है लो प्रोटीन डाइट, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि अब जितना भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप लोग देख लें, अगर 1 से लेकर जो है वो 9 या 12 तक आप देख लें, ये तकरीबन सारा ही प्रोटीन में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, ठीक है ना। प्रोटीन कंटेनिंग जो फूड होते हैं ना, जैसे मीट हो गया या फिर इस तरह के जितने भी फूड हैं, उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ओवरऑल पूरा ही, मतलब मैं किसी एक बी कॉम्प्लेक्स का B1 या B2 नहीं कह रही, मैं तकरीबन सारे विटामिन कह रही हूँ कि तकरीबन सारे विटामिन बी के जो हैं वो कंपोनेंट, वो सारे ही प्रोटीन में बहुत ज़्यादा इनरिच्ड होते हैं। तो अगर कोई प्रोटीन लो, कोई पेशेंट जो है वो लो प्रोटीन डाइट पे है, तो उसका मतलब है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आप उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है कि सीकेडी के पेशेंट जो स्टेज 5, हम स्टेज 5 जो डायलिसिस पे हैं, उनको क्या रिकमेंड करते हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रोटीन खा सकते हो। ये उनके लिए आज़ादी है। क्यों उनके लिए ये आज़ादी है कि वो प्रोटीन ले सकते हैं? क्योंकि उनका जितना भी वेस्ट है वो डायलिसिस के थ्रू रिमूव हो जाना होता है, तो वो लो प्रोटीन डाइट की उनको ज़रूरत नहीं होती है। जो डायलिसिस पे नहीं है वो लो प्रोटीन डाइट पे होते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से जो सीकेडी के पेशेंट्स हैं जिनको प्रोटीन की जो है रिस्ट्रिक्शन होती है और किनको नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब इनमें क्या होता है, अब इनको आप विटामिन बी का सप्लीमेंट दोगे
सोचो ज़रा कि इनको आप विटामिन बी का सप्लीमेंट दोगे तो आंसर आता है येस, इनको भी आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायलिसिस जब होती है तो जितना भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है उनका लेवल कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी से फ्लूइड निकल रहा होता है और वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में मिक्स हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि वो उनका भी जो है वो डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप उनको भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हो अगर उनमें डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास दूसरा विटामिन सी, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा समझा जाता है कि विटामिन सी इज़ गुड, वेरी गुड फॉर स्किन, कोलेजन बूस्टर है और आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, तो आप जितना मर्जी ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हमारा पास पेशेंट है वो ले रहा है विटामिन सी 500 मिलीग्राम एज एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट आता है तो आप उसको जो रेंज रखोगे विटामिन सी की वो 60 to 90 मिलीग्राम ही रखोगे। कभी भी आप उसको विटामिन सी 500 मिलीग्राम वाला नहीं दोगे। और ये बहुत ज़्यादा जो सप्लीमेंट्स होते हैं, बहुत फेमस सप्लीमेंट हैं। आप पानी में घोलो एक गोली और जी आपको जो है वो विटामिन सी भी दे रही है, कैल्शियम भी दे रही है। आप देखें उसमें विटामिन सी कितना, और इवन साशे धड़ाधड़ मार्केट में मौजूद है जिनमें विटामिन सी की जो मिकदार है वो 500 मिलीग्राम के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है वो, और दूसरा एक ऐसा पेशेंट जिसको आपने रेगुलर बेस पे विटामिन सी दे दी है, उसको आप 500 मिलीग्राम नहीं दोगे। क्यों? इसका ख़तरा क्या है? इसका ख़तरा ये है कि जो विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसका बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलेट, जिसकी वजह से जो जितना ज़्यादा विटामिन सी होगा आपकी बॉडी के अंदर वो ऑक्सैलेट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन्स बनने का बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो डेवलप हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। तो यहाँ पर दो बातें क्लियर हुई। एक, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है उसको आप कभी भी विटामिन सी 500 मिलीग्राम की कोई भी सप्लीमेंट नहीं दे सकते। दूसरी बात, एक पेशेंट है जो आपसे कह रहा है कि मैंने रेगुलर बेस पे विटामिन सी लेना है, या आप जिसको रिकमेंड कर रहे हो कि विटामिन सी आप रेगुलर ले लो, डेली खाओ, कोई बात नहीं, तो आप उसको 500 मिलीग्राम का नहीं दे सकते। आपको हमेशा उसको आरडीए के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको 500 मिलीग्राम का डेली डोज दे देंगे और वो लॉन्ग टर्म यूज़ करता रहेगा, एक नॉर्मल पेशेंट की यहाँ बात हो रही है, वो नॉर्मल पेशेंट है, अगर वो नॉर्मल पेशेंट है तब भी अगर आप 500 मिलीग्राम डेली बेसिस पे उसको दे रहे हो तो उसको किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक अलर्ट मैंने आपको बता दिया कि विटामिन सी आप ये समझे कि कंप्लीटली सेफ है, तो ऐसा नहीं है। और विटामिन ई का भी मैंने आपको बताया है कि जो कार्डिक पेशेंट है इनमें बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है, अनलेस अनटिल के वो रिकमेंडेड हो बाय द, हम कहते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, तब तक आप बिल्कुल जो है कोई फार्मासिस्ट या कोई भी जनरल फिजिशियन को जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, इवन क्योंकि इसके मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ा सकता है विटामिन ई, अगर ज़रूरत के मुताबिक ना दिया, मतलब ज़रूरत से बाहर दे दिया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इंटरवेंशन, हम कह रहे हैं कि भाई ये जो सप्लीमेंट है आप विटामिन सी का ये ना लो, इसमें तो 500 मिलीग्राम है। तो अब वो पूछता है भाई हम फिर क्या करें। और फिर जो दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि विटामिन बी भी लो। तो अब हमारे पास क्या है, अब आप एज अ फार्मासिस्ट या फिजिशियन क्या इंटरवेंशन करेगा। हमारे पास मार्केट में, बेशक वो कोई भी कंट्री हो, उसमें आता है रीनल के लिए, रीनल पेशेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए विटामिन होते हैं। जैसे अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूँ तो इसमें रीनावेट के नाम से आती है, फॉलमिंटा के नाम से आती है, ठीक है। तो ख़ास तौर पर जो है ना वो किडनी पेशेंट के लिए जो है ना वो डिज़ाइन किए गए होते हैं, जो कि बिल्कुल आरडीएस के अंदर लिमिट होती है उनकी, बिलो तो हो सकती है आरडीएस से, लेकिन आरडीए के अबव नहीं होती वो, ठीक है। तो वो लेंगे, और ज़्यादातर उसमें विटामिन सी भी होता है, और यूजुअली, और मतलब आप समझिए कि क्योंकि वो किडनी के लिए ही डिज़ाइन किए गए होते हैं तो उसके जो लिमिट होती है वो 60 to 90 के दरमियान ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो आपने चेक भी कर लेना है कि जो है फार्मासिस्ट या फिजिशियन ने कि ये रिकमेंडेड डोज जो मैं अभी अभी नीचे बताऊँगी, यहाँ पर भी मैंने लिंक दे दिया है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ आप बिल्कुल टेबल पर पहुँच जाएंगे, नीचे ही है। तो यहाँ पर सारे जो है वो लिमिट्स लिखी हुई हैं कि किस विटामिन की कितनी डोज है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कि हम लोग इसके अलावा क्या करेंगे, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी तो यहाँ पर कवर हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है कैल्शियम की। अब कैल्शियम की जो है वो पेशेंट को डेफिशिएंसी है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट के हम निकाल लें क्या इसमें, मतलब यहाँ पर कैल्शियम वो ले रहा है 1000 मिलीग्राम, यहाँ पर ले रहा है 327 इसका ले रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का ले रहा है, तो क्या कैल्शियम हम निकाल देंगे? नहीं, हम कैल्शियम नहीं निकालेंगे। और यहाँ हम लोग कैल्शियम की जो है वो थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। और वो क्या चेंजेस होंगी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों से मैंने पूछा था कि इंटरेक्शन जैसे ही आप लोग बताएं, देखा है आपने केस कि आपको इंटरेक्शन पता है, तो मैक्सिमम लोगों ने जो है वो यही अपने माइंड में जो है वो गेस किया होगा कि एमलोडिपिन और कैल्शियम सप्लीमेंट का इंटरेक्शन होता है। तो जी ये होता है इंटरेक्शन, लेकिन ये इतना सुवेयर नहीं होता ओरल सप्लीमेंट के, और वो ओरल सप्लीमेंट जो 600 मिलीग्राम के अप्रॉक्सीमेट हो, ठीक है। दो बातें यहाँ पर मैंने की है, एक तो वो ओरल सप्लीमेंट हो, आईवी जो कैल्शियम है वो ज़रूर जो है ना एज अ एंटागोनिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की पॉइजनिंग हो जाए तो ज़रूर कैल्शियम जो है ना वो IV
IV दिया जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट वगैरह। लेकिन अगर ओरल कैल्शियम आप ले रहे हो और वो लिमिट है, मतलब उसका 600 मिलीग्राम पर डे तक है, तो फिर कोई इतना इशू नहीं होता, वो अम्लोडिपिन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। और ये मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल को कोट कर रही हूँ, ठीक है ना। ये अपनी कोई एक्सपीरियंस बेस या आपका समझो कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपने जो है जस्ट ऐसी है कि हार्वर्ड आप समझ सकते हो कि एक एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश जो है वो इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे पेशेंट को, इस केस स्टडी को कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे और वो 600 मिलीग्राम पर डे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि एक जो किडनी पेशेंट होता है ना, CKD का जो पेशेंट है, वो डेली मिकदार जो है उसको कितनी कैल्शियम की अलाउ होती है, अप टू, ठीक है, अप टू की बात हो गई है तकरीबन 2000 मिलीग्राम पर डे, अगर वो डेफिशिएंट है तो। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, अगर वो डेफिशिएंट है तो फिर जो है उसको दी जा सकती है। अगर उसमें लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप उसको कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर उसको जो है वो डेफिशिएंसी होती है तो अप टू 2000 मिलीग्राम पर डे ऑफ कैल्शियम आप दे सकते हैं। और इस 2000 मिलीग्राम में जो है वो बाकायदा डाइटिशियन कैलकुलेट करेगा कि जो पेशेंट का खाना है उससे उसको कितना कैल्शियम मिल रहा है, या फिर अगर वो कैल्शियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर पे है, जैसे कैल्शियम एसीटेट का मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको सिविलामेर HCl और कार्बोनेट का डिफरेंस बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि और भी कैल्शियम वो फॉस्फेट बाइंडर होते हैं। यहाँ पर तो वो सिविलामेर ले रहा है ना, लेकिन अगर वो कैल्शियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर पे है तो उससे भी जो है वो उसको मिल सकता है कैल्शियम, उसकी बॉडी में कैल्शियम जाता है। तो उस केस में जो है आपको वो कैल्शियम की मिकदार भी देखनी पड़ेगी कि फॉस्फेट बाइंडर से कितना कैल्शियम जा रहा है, उसका डाइट्री कितना कैल्शियम जा रहा है, और आपने जो सप्लीमेंट दिया उससे उसका कितना कैल्शियम जा रहा है। तो वो टोटल जो है वो 2000 मिलीग्राम से नीचे तो हो सकता है, नीचे इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है एक और जो वजह है, हम लोग उसको ये सप्लीमेंट जो है मेनली ये छुड़वा रहे हैं कि एफराबेसेंट, अब आप खुद भी नोट कर सकते हो कि ये जो सेम इंग्रेडिएंट ये बाकायदा जो है ना कोई सुपोज नहीं है, ये बाकायदा किसी एक मेन फेमस ब्रांड से जो है ये लिया गया है, ठीक है। अगर आप देखें कि कोई भी फेमस ब्रांड या कोई भी ऐसा साशे वगैरह भी अक्सर रिकमेंड कर दिए जाते हैं, उनमें कोई भी इस तरह की चीज़ें मौजूद है तो वो आप लोगों ने जो है वो उसकी इंटरवेंशन करनी है, उसको सप्लीमेंट को चेंज करना होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी भी दिया जाएगा सेपरेटली, क्योंकि यहाँ पर 400 इंटरनेशनल यूनिट है, लेकिन जो 400 इंटरनेशनल यूनिट है इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो है वो कम है। यूजुअली रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप नेटिव जो आप विटामिन डी दे रहे हो ना, जिसमें कोलिकैल्सिफेरॉल लगा जाता है आपके पास, जो आम विटामिन डी मार्केट में आते हैं, वो अगर आप दे रहे हो तो आप लोग मंथली जो उसका डोज होता है ना उस लिहाज से भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है, लेकिन ये भी जो है नेफ्रोलॉजिस्ट की सुपरविजन में विटामिन डी दिए जाते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर रेगुलर बेस पे जो है उसका सीरम कैल्शियम भी मॉनिटर करना पड़ेगा। जब भी कभी जो पेशेंट को सीरम कैल्शियम वो सेपरेट कैल्शियम सप्लीमेंट अगर शुरू करवाया है किसी भी फिजिशियन ने या फार्मासिस्ट ने, अगर जो है कैल्शियम सप्लीमेंट पेशेंट को शुरू करवाया है या फिर विटामिन डी शुरू करवाया है, तो साथ में ये रेगुलर मॉनिटरिंग इनकी ज़रूर होगी, किसकी, सीरम कैल्शियम की, फॉस्फेट लेवल की, पैराथायरॉयड हार्मोन की और विटामिन डी की रेगुलर मॉनिटरिंग लैब टेस्ट के ज़रिए होगी, और उसको देखा जाएगा कि वो विद इन द लिमिट्स हैं, क्योंकि ये सारे ही फैक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और कोई भी इन एक्सपर्ट जो है वो जो ऐसा बंदा जिसको नया आया है फील्ड में, वो इस तरह को कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पेशेंट अगर कोई भी ऐसा बंदा सुन रहा है जो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है, तो उसके लिए यही है कि कोई भी जो है वो सेल्फ मेडिकेशन अलाउ नहीं है CKD के पेशेंट को, बल्कि किसी भी पेशेंट को अलाउ नहीं होती, लेकिन CKD के पेशेंट को तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उनको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होती है। और कोई भी सजेशन जो है ये सिर्फ केस बेस्ड स्टडी हो रही है, यहाँ पर जो है यही नहीं होगा कि वन फिट ऑल का रूल नहीं होगा, वन साइज फिट ऑल ये का इसका रूल नहीं होगा कि एक साइज़ ही जो है वो एक जो रिकमेंडेशन है वो सबके लिए। हाँ, विटामिन का जो मैं बता रही हूँ कि विटामिन ए के जो है वो रखना पड़ता है ध्यान, विटामिन डी का ध्यान रखना पड़ता है, विटामिन सी का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये चीज़ें तो सबके लिए हो जाएंगी। लेकिन ये है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 600 मिलीग्राम दे लिया, ये सिर्फ किस लिए 600 मिलीग्राम दिया गया है, एम्लोडिपिन की वजह से, क्योंकि वो एम्लोडिपिन ले रहा था पेशेंट, ठीक है ना, वो क्या ले रहा था, एम्लोडिपिन ले रहा था, इस वजह से इसको 600 मिलीग्राम किया गया है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि उसकी डाइट का भी हमें नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ इस तरह इतना लिमिटेड जो है मिकदार दी जाएगी है, ठीक है ना। सजेस्ट किया गया कि ऐसे पेशेंट को इस तरह से किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इस सप्लीमेंट को छुड़वाने का एक और रीज़न वो ये है कि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर बहुत ज़्यादा है और पेशेंट जो है वो डायबिटिक है, तो इसीलिए हम लोग शुगर फ्री सप्लीमेंट की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के सप्लीमेंट जिसमें इतने ज़्यादा जो है वो आप देख सकते हैं सैकरीन भी है, एस्पार्टेम भी है, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि इनको हम लोग इग्नोर करें, ठीक है। ऑल्दो कि इनका जो लेवल है कि इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये करें उसको शुगर को हाई करें, लेकिन स्टिल हम लोग जो है इतना रिस्क नहीं लेते।
आर्टिफिशियल स्वीटनर में ही आ जाते हैं, लेकिन ये है कि इसमें ग्लूकोज भी है और सुक्रोज भी है। अच्छा, यहाँ पर सैक्रीन और एस्पार्टेम कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में होता है जो अक्सर शुगर के पेशेंट्स लेते हैं, तो एस्पार्टेम को चलो हम लोग इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ग्लूकोज भी मौजूद है, ग्लूकोज सुक्रोज ग्रैन्यूल्स हैं। तो हम लोग इसको जो है वो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहे, खासतौर पर ऐसे पेशेंट को जो है जो जिनकी शुगर लेवल बहुत ही जो है ना वो लिमिटेड होती है, कि जो इतनी जो है तकरीबन बॉर्डर लाइन पे ही होती है। ठीक है, ऐसे पेशेंट में हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। ठीक है, ये मैंने आपको नॉर्मली बता दिया कि ऐसा पेशेंट हो जिसका जो शुगर लाइन है वो अक्सर शुगर जो लेवल है वो अक्सर हाई ही रहता है, तो ऐसे पेशेंट को आप इस तरह का कोई सप्लीमेंट नहीं देंगे। हाँ, ये इतना मतलब नहीं कॉज करते कि आपका शुगर लेवल बूस्ट ही कर देंगे, 100-200 बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है कि आपको जो है ना एहतियात की ज़रूरत होती है। शुगर फ्री सप्लीमेंट जो है वो लें। अब आप क्या इस पेशेंट को जो है वो काउंसलिंग रिकमेंड करेंगे? एक तो ये कि विटामिन डी अगर वो ले रहा है तो वो खाने के साथ ले, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। विटामिन बी की भी एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, और विटामिन बी को तो रिकमेंड इस तरह से किया जाता है कि आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर ले रहे हो तो खाना, जैसे आपने आधी रोटी या आप चावल ले रहे हो, तो अगर आपका आधी प्लेट या आधी रोटी हो गई है तो अब आप सप्लीमेंट ले लो, खाने के दरमियान में लो, और फिर साथ बाकी का खाना खाओ ताकि वो अच्छा हजम हो आपका। ठीक है ना। इसके बाद जो आ जाता है फॉस्फेट बाइंडर्स भी खाने के साथ ही लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके खाने में ही ज़्यादातर फॉस्फेट मौजूद होता है। इसके अलावा डाइटरी एडवाइस ये है कि लिमिट करना पड़ेगा फॉस्फेट कंटेनिंग फूड। कुछ लोग होते हैं सीकेडी के पेशेंट भी कोला ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, प्रोसेस फूड ले रहे होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि उनमें फॉस्फेट काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसी तरह पोटेशियम रिच फूड जो है उनको भी थोड़ा लिमिट करना पड़ता है सीकेडी के पेशेंट को, और यही वजह है कि क्योंकि वो फॉस्फेट कंटेनिंग फूड भी, अब हम देखें जैसे नॉर्मल हमारे पास जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जिनमें कैल्शियम मौजूद होता है उनमें फॉस्फेट भी मौजूद होता है, तो उनको उनसे भी थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। इसी तरह जैसे ये जिसकी वजह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसी तरह वो जो हमारे पास अब ये फ्रूट्स वगैरह हैं, पोटेशियम कंटेनिंग फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगोज, ऑरेंजेस, बनाना, डेट्स, इनकी भी इनको एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि इनमें भी पोटेशियम होता है, तो इस वजह से और भी वाइटामिन होते हैं, तो जिस वजह से विटामिन बी की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप लोग जो है ना ये किस तरह से केस स्टडी को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर जो है डेली रिकमेंडेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि विटामिन ए कितना रिकमेंडेड होता है, डी कितना रिकमेंडेड होता है, ई जो है वो अगर वैसे सप्लीमेंट मैंने आपको बताया कि अननेसेसरी है, लेकिन अगर देना पड़े तो किस लिमिट में दिया जाता है। ठीक है ना, के किस लिमिट में दिया जाता है, और ये बाकी सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सारा कुछ, इसके सारे रेफरेंसेस जो हैं वो बहुत ऑथेंटिक है और सारे रिसर्च आर्टिकल्स से ही लिए गए हैं। यहाँ पर सारे मेंशन है। कोई क्वेश्चन पूछना हो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ईमेल एड्रेस मेंशन है यहाँ भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है इंस्टाग्राम टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, फेसबुक पे तो फॉलो कर ही रहे होंगे यकीनन। तो और जिसके बाद अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि फ्री स्टडी नोट्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। जितने भी फार्माको स्टडी के नोट्स हैं वो तकरीबन अपलोड हो रहे हैं, कुछ जो है वो मज़ीद अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करें, इसको जो है आपको सारे हैंड रिटन नोट्स रिकमेंडेड ये है कि साथ आप ये लेक्चर वीडियोज़ भी देखें, ताकि आपको इन नोट्स में जो जो शॉर्ट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं ना, तो उनकी अच्छी समझ आ जाएगी। ये जो एंटीबायोटिक के नोट्स हैं, ठीक है ना, सारा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ड्रग इंटरेक्शन, ऑटोनॉमी, नर्वस सिस्टम, इतना आसान आप बना के जो है वो इन नोट्स में जो है वो दिखाया गया है, तो इसको भी जाके पढ़ें और स्टडी करें। मज़ीद फार्मा बुलेटिन के कौन कौन से ड्रग्स जो है वो मार्केट से रिकॉल हो रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो आपको prescriptioncracker.com पे मिलेगा, और यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर पढ़ें, और कुछ कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।